नमस्कार सभी दोस्तों को भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चहल रंबल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज। जो वार चल रही है, आप सभी को पता है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बुखला चुके हैं, पागल हो चुके हैं। वो एक तरह से फंस चुके हैं। वो कहते हैं कर्मा इज अ बिच। कर्मा लौट कर आता ही है भाई। और वही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प मांगी भाई नेटोज कंट्री से, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली से। हेल्प ना करना तो एक चीज है, डिप्लोमेटिक तरीके से मना कर सकते हैं। वो लोग सरेआम मना कर रहे हैं भाई कि हमसे पूछ के वार स्टार्ट की थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग वेट ही कर रहे थे कब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कहीं पे फंसे और वो अपना बदला ले सके। क्योंकि आप जान रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर किसी तीन प्रधानमंत्री ऐसे हैं, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनकी मुंह पर बेइज्जती नहीं की, या जिसकी मुंह पर गाली नहीं दी जिन्हों, बस एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे पुतिन और तीसरा सी जिनपिंग। बाकी यूरोप को तो ऐसे, यूरोप के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो कुछ प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ऐसे बिठा रखा था भाई जैसे उसके उसके खेत में काम करने वाले सीरी हैं। वो इस तरह से जलील किया था उन्हें वहाँ पे बुला के अमेरिका में। तो अब वो लोग साफ साफ मना कर रहे हैं भाई कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ तक कि ट्रंप धमकी तक दे रहा है भाई कि अगर नेटोज कंट्री हेल्प के लिए नहीं आती है तो नेटोज कंट्री को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब जिस नेटो में शामिल होने के लिए जेलेंस्की ने अपने देश में 5 लाख बच्चे मरवा दिए, वो नेटोज कंट्री आपस में आज क्या स्टैंड है वो सबके सामने है, दुनिया के सामने। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए, किसी जोकर कॉमेडियन को, कॉमेडियन जैसे हमारे यहाँ पप्पू है, अगर ऐसा इंसान पीएम बन जाता है किसी देश का, तो क्या दुर्दशा उस देश की होती है। आपके सामने जेलेंस्की का एग्जाम्पल है। इजराइल कहाँ पे खड़ा है, इजराइल का क्या स्टैंड है, क्या चल रहा है। तो इजराइल का तो भाई फंडा बिल्कुल क्लियर है। जैसे उसने वहाँ गाजा पट्टी में गाजा स्ट्रिप को पूरा फ्लैट बना दिया, अब वही सेम काम वो कर रहा है लेबनान में। लेबनान में हिजबुल्ला को ख़त्म करने के लिए बारूद शहर को एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। बरूड बरूड शहर जो वहाँ का है लेबनान में। तो वो तो अपना एरिया बढ़ाने के लिए लगा हुआ है भाई इजराइल। देखिए ना, इजराइल वहाँ अपना एरिया बढ़ा रहा है। यहाँ कोई अमेरिका की तो क्या लड़ाई थी, मुझे समझ में नहीं आता। डायरेक्टली लड़ाई तो बेसिकली ये इजराइल की है ना, ईरान के साथ। क्योंकि ईरान, आप सोचिए, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि ईरान को वाइप आउट करना है। यानी कि ईरान को खत्म करना है बिल्कुल धरती पर से। ये, सॉरी, इजराइल को धरती पर से बिल्कुल खत्म करना है, ये बात ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ईरान बेसिकली, इजराइल कहता क्या है, जियो और जीनो दो। ईरान कहता नहीं जीने देंगे भाई, हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और आपको खत्म करेंगे। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो मुझे तो समझ नहीं आता हमारे यहाँ के लिबरल्टू डिफेंड कैसे कर लेते हैं उसके बावजूद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अली लाहरजानी के बारे में मैंने आपको बताया था। वो एक तरह से मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी कह लीजिए, खमीनी के बाद मतलब सबसे पावरफुल आदमी अगर कोई ईरान में है तो वो यही अली लाहरजानी है। और खबर ये आ रही है अब, एज पर इजरायली मीडिया, कि इनको मार दिया गया है। तो आप ये बात लिख के रख लो, अगर अली लाहरजानी की डेथ हो चुकी है तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मतलब ऊपर कोई है ही नहीं है पावर में, ऊपर के स्ट्रक्चर में सब इंडिविजुअल तौर पे लड़ रहे हैं। आईआरजीसी के कमांडर है, 31 स्टेट में 31 कमांड्स हैं इनकी, सब लड़ रहे हैं बस। मतलब कोई बचा ही नहीं है ईरान में जिसके साथ आप बैठ के सेफ एग्जिट यहाँ से ले सकें, अगर अली लाहरजानी की डेथ हो चुकी है तो। एक बहुत मशहूर कहावत है इंग्लिश में कि द वॉर इज टू सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जर्नल्स। मतलब वार एक इतनी बड़ा बिजनेस, व्यापार है, ये इतना बड़ा रिस्क है जो भी कह लो आप, कि उसको ये जो कमांडर होते हैं, जनरल होते हैं, इनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर इनकी डेथ होगी है ईरान में,
तो ये वार और भी भयंकर रूप लेने वाला है। आप देखिए ना, आईआरजीसी के कमांडर मोक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वीडियो बना बना के। और वीडियो में बेसिकली क्या कह रहे हैं, जैसे बहुत मशहूर है अमेरिका की एपिक एपिक फ्यूरी। अब वो कह रहे हैं कि एपिक फ्यूरी का नाम चेंज करके आप फियर फ्यूरी रख लो, आप डरे हुए हो, आप डर गए हो। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप ये मत समझना कि जैसे अमेरिका यहाँ पे हार रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ईरान यहाँ पे जीत रहा है। क्योंकि ईरान के अंदर लगभग 3,000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं, मतलब खत्म कर दिया है बिल्कुल। पूरी टॉप टॉप ब्रास को उड़ा दिया, इतना पूरे टॉप कमांडर जो जनरल है उन सबको उड़ा दिया, पॉलिटिशियन की जो टॉप ग्रेस है उस सारी को उड़ा दिया। इतना नुकसान मतलब हो चुका है कमर्शियल तौर पे कि मतलब खत्म है ईरान एक तरह से बिल्कुल। पर अमेरिका ये वार फिर भी क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी भी वार के स्टार्ट करने से पहले जो पर्पस होता है, जैसे कि 1971 में हमारा पर्पस था कि हमने बांग्लादेश अलग करना है। हालांकि उस लड़ाई में जो हवाई जहाज फाइटर जेट हैं, भारत ने ज्यादा लूज किए थे, पाकिस्तान ने कम किए थे। पर लड़ाई जीता कौन? जीते हम। पर्पस क्या था लड़ाई का? कि हमने बांग्लादेश बनवा के देना है, उनकी आर्मी को सरेंडर करवाना है, करवाया। सेम ऑपरेशन सिंदूर में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट था कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करना है, वो हमने कर लिया था पहले दिन ही। उसके बाद हमारी मर्जी थी वो वार हम जितनी जल्दी खत्म करके उससे बाहर निकल पाए। अब बहुत से लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, पर मेरी यहाँ पे एक थ्योरी अपनी है कि आप देखिए रसिया कितनी बड़ी सुपर पावर है, और पिद्दू सा यूक्रेन 4 साल हो गए लड़ रहा है, पूरी इकोनॉमी वहां ठप हो चुकी है। तो क्योंकि बाहरी शक्तियां, तो यहाँ भी पाकिस्तान का और 7 देश लंबी लड़ाई चला सकती हैं, हथियार दे दे के। तो दुनिया में अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर कंट्री को ठोकने का, तो वो अभी ऑपरेशन सिंदूर में है। 4 दिन के अंदर हमने जो करना था करके लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यूएई में भारत 19 भारतीयों को अरेस्ट किया है, और एज ऑलवेज 19 के 19 मुस्लिम हैं। और इनको अरेस्ट क्यों किया गया है? क्योंकि ये वहाँ पे मिसाइल गिर रही थी, ईरान की मिसाइल और ड्रोन वहाँ पे अटैक हो रहे थे यूएई में। उसकी वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहाँ पे वीडियोस फैला रहे थे सोशल मीडियाज पर। इनको अरेस्ट कर लिया है। अब इनको वहाँ कोड़े पड़ेंगे, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। सजा होगी, इनको कोड़े पड़ने हैं वहाँ पे, उसके बाद इनको फेंक दिया जाएगा यहाँ भारत में। और यहाँ पे आके ये फिर वही, अगर यूएई में कुछ होगा तो फिर वहीं का समर्थन करेंगे ये। उसके बाद एक संजय बैरू करके है, आप सभी जानते होंगे, उनका एक आर्टिकल आया है आज न्यूज़पेपर में कि मतलब बेसिकली वो लेफ्टिस्ट हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं ये कह के कि भारत का तो बहुत बड़ा दोस्त है ईरान, भारत को हेल्प करनी चाहिए ईरान की, ये सब वो बोल रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कितना बड़ा दोस्त है ईरान भारत का। आज फिर मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि 65-71 में कैसे पाकिस्तान की हेल्प की। ओसीआई जो इन मुस्लिम कंट्रीज का ग्रुप है उसमें कैसे भारत को क्रिटिसाइज करता है। जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं नरसंहार कर रही है भारतीय सेना वहां पर, ये सब बोलता है ईरान। उसके बाद मैं 2 फैक्ट आपको ऐसे देता हूं जो आप खुद भी गूगल करके चेक कर लेना। 1973 में इन सारे अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया, और एज यूजुअल पिटना तो था ही नहीं, सारी सभी पिटे ये इसराइल से। पिटने के बाद अरब देशों ने क्या किया, क्योंकि अमेरिका ने हेल्प की थी इसराइल की, तो अरब देशों ने अमेरिका का तेल बंद कर दिया। सभी अरब देशों ने मिलकर इसराइल पे अटैक किया, इसराइल ने पीटा सभी को। और फिर गुस्से में आके, क्योंकि इसराइल की हेल्प की थी अमेरिका अमेरिका ने, तो सभी अरब देशों ने मिलकर अमेरिका का तेल बंद कर दिया। और भारत ने किसका स्टैंड लिया? इन अरब देशों का। हम तो है ही है ना। क्योंकि अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो यहाँ हमारे यहाँ का अमेरिका का स्टैंड ले लोगे तो हमारे यहाँ का मुल्ला वोट बैंक नाराज हो जाएगा।
वंदे भारत की 4 लाइनों काट दो, नहीं तो मुल्ला नाराज हो जाएगा। पर वो 4 लाइनें काटने के बाद क्या वंदे मातरम गा लेते हैं? वो गा लेते हैं क्या उसके बाद? चलिए, भारत ने स्टैंड लिया अरब देशों का, पर ईरान में क्योंकि उस टाइम शाह की सरकार थी, शाह की रजीम थी, तो ईरान ने स्टैंड लिया अमेरिका का। और स्टैंड ही नहीं लिया, ईरान ने भारत का तेल बंद कर दिया। 1973 की बात कर रहा हूं मैं, इंदिरा गांधी नाक रगड़ के तेल लेके आई थी वहां से। ये तो 1973 की बात है। भारत का तेल बंद कर दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल शुरू होने से 1 साल पहले 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया की सरकार थी। उस टाइम ईरान ने भारत का एक ऑयल जो कैरियर है उसको कैप्चर कर लिया, और कैप्चर का रीजन ये दिया कि ये इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है। उस स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जहां हजारों जहाज निकलते हैं, पर भारत का एक जहाज को कैप्चर करके बोलते हैं कि ईरान ने कैप्चर किया कि ये पर्यावरण को दूषित कर रहा है, और $5 लाख की डिमांड की। उसके बाद ये टैंकर किसने छुड़वाया? सऊदी ने। तो ये दोस्त है भाई ईरान आपका। अरे भाई, ईरान में प्रॉब्लम क्या थी? अमीर देश था। चलो, हमारे साथ तो रिलेशन को छोड़ो, जो भी है, 1979 से पहले तेल बेच के बढ़िया तो चल रहा था, अमीर देश था ईरान। उसके बाद ये मुस्लिम रजीम आती है, डेट टू इजराइल, इजराइल को वाइप आउट करना है, डेट टू अमेरिका, अमेरिका सैटर्न है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, अमेरिका डेविल है। मुस्लिम रजीम को। और हमारे यहाँ पे पता नहीं लोग भाई खुद की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने बता दिया 2 फैक्ट, उससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कितना बड़ा दोस्त है। ठीक है, डिप्लोमेसी के तौर पे ईरान वाले, कोई यहाँ फॉरेन मिनिस्टर है वो कहेगा भारत हमारा दोस्त है, हमारे यहाँ से कहेंगे, वो तो भाई डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज है ना, बात तो लोगों की है। आप कब समझदार बनोगे भाई? मतलब यार, कांग्रेसी चमचो, तुम कितना गिरोगे? उसके बाद आज एक खबर आई कि गुजरात में यूसीसी, गुजरात गवर्नमेंट ने यूसीसी लागू कर दिया है। अब उस यूसीसी लागू करने में किया क्या है कि मुस्लिम लड़कियों की एज, मतलब कोई छोटी बच्चियों, मुस्लिम आपस में छोटी लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ट्रिपल तलाक का तो पहले ही है, वो हो गया, एक 4 शादियों का हो गया, ये सब किया है। अरे भाई, इससे हमें फायदा क्या है? करना है तो मदरसों की फंडिंग बंद करो, करना है तो जो अलीगढ़ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जैसी ये यूनिवर्सिटियां बंद करो, हिब्बा बंद करो। अब मैं बताता हूँ हिब्बा, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, हिब्बा है क्या? अगर मैं आपको 1 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर। मैं आपको कोई प्रॉपर्टी एज ए हिंदू अगर गिफ्ट कर रहा हूं तो मैं उसका प्रॉपर्टी टैक्स दूंगा। पर इनका क्या है, हिब्बा है। उस हिब्बा में क्या है कि आप, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, 1% टैक्स देना, वो भी जाएगा मस्जिद में या वक्फ बोर्ड के, इनका जो लसन है उसमें, और गवर्नमेंट को मिलेगा 0% टैक्स। हिब्बा, अरे ये चीजें खत्म करो भाई। 200 देशों में किसी देश में 2 कानून नहीं है, भारत में है। आधा शरीयत का चाहिए, आधा इधर का सेकुलरिज्म का चाहिए, इनको दोनों तरफ के बेस्ट चाहिए। महाराष्ट्र में एक एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, जो पहले यूपी में भी आया था। ये लॉ अच्छा है, इसका बहुत फायदा है। इससे आप ये मानिए, कन्वर्जन बंद तो नहीं होता, पर बहुत हद तक कुछ कम हो जाता है। अब देखिए, 80 साल से हमें क्या चूर्ण चटाया गया, वफ वफ जो इनका लॉ है, वफ लॉ को, वफ बाय यूजर तो इतनी खतरनाक चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब ये हरियाणा में बैठे जो हमारे, मैं जैसे हरियाणा से आता हूँ, उनको ये सब मैं बताता हूँ तो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है मुझे। अरे भाई, आप उस देश में, उस प्रदेश में रहते हो जहाँ 90-95% हिंदू हैं, आपको क्या पता यार? या तो आप रहिए ना मेवात में जाके, मेवात में जाके रहो ना, हरियाणा की एक ही डिस्ट्रिक्ट है, रहो जाके वहां पे। आपके लिए कहना बहुत आसान है ना, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाई भाई है। अब जो ये वफ वक्फ लो की, वफ बाय यूजर की मैं बात कर रहा था, इसमें क्या है, मान लीजिए
मेरा एक कंप्यूटर सेंटर है, उस कंप्यूटर सेंटर में 4 मुस्लिम काम करते हैं मेरे साथ। मेरा सेंटर है, 4 मुस्लिम मेरे एम्प्लॉय हैं। अगर मैं उनको बोल देता हूँ ठीक है यार तुम कहाँ बाहर जाते हो, यहाँ पढ़ लिया करो नमाज वगैरह आपकी, अगर वो 1 महीना वहां नमाज पढ़ लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मस्जिद की हो जाएगी। मेरी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर ये है, ये कानून है जो अभी खत्म किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, और उसके बाद ये कुत्ते कांग्रेसी को सपोर्ट करते हैं आके। चलिए साहब, जाते जाते आखिरी में एक खबर और, काशी में आज 14 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो किश्ती में बैठकर इफ्तियारी कर रहे थे गंगा में। और इफ्तियारी में खा क्या रहे थे, मांस खा रहे थे, मटन खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, और खा के जो उसकी हड्डियां थी वो गंगा जी में फेंक रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तो बाबा की सरकार है, उठा लिया गया है, तो बहुत जल्द आपको कुछ और इसमें बढ़िया मजेदार खबर मिल जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।